कम बैक क्लास 12th। आज हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे थीम 9 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसमें वी विल डिस्कस कि कॉलोनियलिज्म कैसे एग्जिस्ट करता था, कंट्री साइड मतलब फॉरेस्ट एरियाज़ में, विलेजेस में, वहाँ पर क्या चीज़ें थी थ्रू ऑफिशियल आर्काइव्स। जो भी आपके ऑफिशियल डेटा है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पर जो चीज़ें मिली हैं उनसे हम समझेंगे कि किस तरीके की लाइफ थी और क्या सारी सिचुएशंस अराइज होती थी, किस तरीके से वहाँ पर कंडक्ट करते थे रूल अपना ब्रिटिश। तो इस चैप्टर में आप देखोगे कि कंट्री साइड में कौन रहता था, है ना। कंट्री साइड के मतलब विलेजेस की बात कर रहे हैं। ज़मींदार्स ऑफ बंगाल की बात करेंगे, राजमहल हिल्स की बात करेंगे, पहाड़ियाज और संथाल ट्राइब्स की बात करेंगे, एंड देन वी विल सी डेक्कन। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया और फिर उसने कंट्री साइड विलेजेस में भी अपना रूल इस्टेब्लिश किया ताकि अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके। बिकॉज द ओनली थिंग विच दे केयर्ड अबाउट वॉज रेवेन्यू एंड मनी, दे केयर्ड अबाउट नथिंग एल्स। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको पता है, अब आते हैं बंगाल एंड ज़मींदार से। बंगाल से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बंगाल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस जिसको कॉलोनाइज किया था ब्रिटिश ने, है ना, जहाँ पर उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया था। तो आप देखोगे कि कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल। It is here that the earliest attempts were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and new revenue system. तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो बंगाल से स्टार्ट होगी। नाउ अब देखते हैं सबसे पहले बंगाल में एन ऑक्शन इन बुर्दवान। तो 1797 में क्या होता है कि बुर्दवान, जिसको आप प्रेजेंट डे बर्धमान बोलते हो, तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा होता है सेलिंग का, ऑक्शन का, है ना, ऑक्शन इवेंट हो रहा होता है। तो उस ऑक्शन इवेंट में आप देखोगे कि वहाँ पर जो महल था, अ नंबर ऑफ महल एस्टेट्स, महल मतलब पैलेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो पैलेस इज़ अ डिफरेंट थिंग जहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो महल का सिस्टम था, दैट मीन्स एस्टेट, प्रॉपर्टी, ज़मीन हेल्ड बाय राजा ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड। तो क्या हुआ था कि जो राजा ऑफ बुर्दवान थे वहाँ पर, राजा एज इन आपको राजा किंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ज़मींदार्स। तो ज़मींदार की जब ज़मीन थी उसको बेचा जा रहा था। वाई? इट वॉज बीइंग ऑक्शनड ऑफ बिकॉज उन्होंने प्रॉपर जो है रेवेन्यू दिया नहीं था, किसको? ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम नए ज़मींदार को, जो भी हाईएस्ट बोली लगाएगा, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, उसको ये चीज़ सेल ऑफ करेंगे एंड देन वी विल गेन रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्सन। तो आप देखोगे द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वहाँ पर 1793 में आ गया था। क्यों? परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक ज़मींदार का रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि कितना एक ज़मींदार को पे करना है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था उसमें आप समझ जाओ परमानेंट, ठीक है, ये चीज़ अब फिक्स हो गई है। सेटलमेंट मतलब यहाँ पर सेटलमेंट का कि एक सेटलमेंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि आपको इतना टैक्स पे करना है, इतना रेवेन्यू पे करना है हर ज़मींदार को, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसकी एस्टेट्स के अकॉर्डिंग। और जिनका रेवेन्यू पे नहीं हो पाता था या फिर जो फेल कर दे जाते थे रेवेन्यू में, है ना, जो क्या कहते हैं पेमेंट पूरी प्रॉपर नहीं कर पाते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटिश क्या करते थे, ऑक्शन कर देते थे ताकि जो है वो नए ज़मींदार को दें और वो फिर जो है उसको कंट्रोल करके रेवेन्यू ब्रिटिश को वापस करें। तो इससे क्या होता था, इन लोगों का पर्पस सिर्फ करने का ये था, हम जिससे छीन लेंगे तो बाकी लोग इसी डर के वजह से हमारा काम करते रहेंगे। द मेन थिंग वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, है ना, एक फियर जनरेट करना था लोगों में कि अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, ब्रिटिश की बात नहीं सुनी, प्रॉपर्टी से अपने रेवेन्यू सबको नहीं दिया प्रॉपरली ब्रिटिश को, तो उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन ऑफ हो जाएगी, किसी और ज़मींदार के पास चली जाएगी। तो आप देखोगे इस तरीके से, इसी वजह से इन्होंने राजा ऑफ बुर्दवान, राजा वही आपके ज़मींदार ऑफ बुर्दवान की स्टेट्स को ये लोग सेल ऑफ कर रहे थे, ऑक्शन कर रहे थे। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो परचेजर्स थे ना, जो लोग यहाँ पर खरीदे थे, वो सब सर्वेंट्स और एजेंट्स ऑफ राजा ही थे। क्योंकि जो सेल हो रही थी तो उसमें जब बिडर्स को बुलाया जाता है तो वॉट ज़मींदार ऑफ बुर्दवान डिड कि उसने अपने सर्वेंट्स को, अपने एजेंट्स को भेज दिया कि तुम लोग जाओ और वहाँ पर बिडिंग करो, सो दैट हम वापस से उस ज़मीन को ख़रीद सकें और वो वापस से मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो जो ये ऑक्शन आपका हो रहा था एक तरीके से फिक्टिशियस था। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो थी, 95% ऑफ द चीज़ें वो सारी खरीद ली थी वापस से राजा ने, और पब्लिकली तो दिखा
कि राजा की जो ज़मींदार की एस्टेट्स हैं, उनकी ज़मीनें हैं, लैंड है, वो सब बेच दिया गया है, बट स्टिल वो वापस से उसके पास आ गई लाइक अ बूमरैंग। तो कंट्रोल तो ज़मींदारी का उसी के पास था, क्योंकि उसने दिमाग चलाया, अपने सर्वेंट्स को भेजा और उसके सर्वेंट्स और एजेंट्स भी उसके लिए लॉयल थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर ज़मींदार भी अपना दिमाग चलाते थे अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करके, ताकि उनकी लैंड किसी और के पास ना जाए, क्योंकि अगर एक बार दूसरे के पास लैंड चली जाती है देन इट वाज नियरली इम्पॉसिबल कि वो वापस से अपनी लैंड को ले सकें। अब देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यूज़। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस बैकग्राउंड में परमानेंट सेटलमेंट को अप्लाई किया गया था और क्या सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी बंगाल में व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आप देखोगे कि बुर्दवान के साथ साथ और भी जो बंगाल में कई जगह थी ज़मींदारी जहाँ पर ऑक्शन ऑफ होती थी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट 75% ऑफ द रेवेन्यू है ना, सॉरी 75% ऑफ द ज़मींदारीज चेंज्ड हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। मतलब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद ओवर 75% ऑफ द ज़मींदारी में चेंजेस आए थे कि एक से दूसरे को सेल ऑफ कर दी गई, दूसरे को ऑक्शन ऑफ करके उसने खरीद ली। तो आप यहाँ पर देखोगे कि परमानेंट सेटलमेंट का जो इंट्रोडक्शन का था, इन दिस यू विल फाइंड कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि जो 1770s में बंगाल की जो रूरल इकॉनमी थी वहाँ पर लगातार फेमीन्स हो रहे थे, लगातार एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो रहा था। फेमीन का मतलब होता है भूखमरी। दैट मीन्स जब इनफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होती है लोगों को फीड करने के लिए। तो बंगाल में इन 1770s इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। रिकरिंग फेमीन हो रहा था, लोगों के पास खाने को नहीं था, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल का जो आउटपुट था वो भी उस लेवल का नहीं था जिससे सबको फीड किया जा सके और ब्रिटिश को रेवेन्यू भी मिल सके। सो ब्रिटिश का पर्पस सिर्फ ये था कि हम रेवेन्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करें। आप हमेशा देखो कोई भी पॉलिसी, अगर आप ब्रिटिश के इंट्रोडक्शन में देखोगे कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, उनको मॉडिफाई करके नाउ वी आर यूजिंग सिमिलर थिंग्स, बट उनका जो पर्पज़ ये था कि मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। तो इस तरीके की वजह से उन्होंने जो सारी पॉलिसीज़ लेकर आए थे फॉर देयर बेनिफिट ओनली, हम लोगों को सिर्फ वो पॉलिसीज़ फॉलो करवाते थे ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सके। तो ऑफिशियल्स को लगा कि अगर हम एग्रीकल्चरल ट्रेड को और रेवेन्यू रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो लोगों के पास जब एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के रूप में नए तरीके के क्रॉप्स जाएंगे या नई चीज़ें जाएंगी जिससे वो पैसा कमाएंगे, तो उनको फ़ायदा होगा, साथ ही साथ हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरे जो बंगाल में सिटीजन्स थे उनके बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। तो उन्होंने इनकरेज किया कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसको कैसे इनकरेज कर सकते हैं? बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा। इस लाइन का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि राइट्स को फिक्स कर दिया, लैंड के राइट्स को। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके पास 1 बीघा ज़मीन है और वो ज़मीन कम्प्लीटली आपको बिलोंग करती है, तो वो अगर आपको बिलोंग करती है ज़मीन, तो आप क्या करोगे कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए खूब मेहनत करोगे। आप उसमें जो है फर्टिलाइजर्स अच्छे से लगाओगे, अच्छे से उसके टिलिंग करोगे, प्लोइंग करोगे। बट अगर आपको बोला जाए कि दिस लैंड इट डज़ नॉट बिलोंग टू यू एंड 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इट विल बी टेकन अवे, तो उससे क्या होगा कि आप सोचोगे कि ठीक है 6 महीने 1 साल के जितना भी है तब तक मैं इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लूँ, उसके बाद लैंड अगर ख़राब भी होती है तो कोई मतलब नहीं है। तो आप सेंस समझ रहे हो ना कि जब आपके पास चीज़ परमानेंटली रहती है यू टेक केयर ऑफ दैट थिंग लाइक अ चाइल्ड, और जब आपके पास वो चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है तो आप उसको बस मैक्सिमम आउटपुट उससे लेकर अपने बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है। तो सिमिलर नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस वजह से आप देखोगे कि ब्रिटिश ने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट है सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि ज़मींदार को फिक्स कर दिया कि तुम्हारे पास एक ए ज़मींदार है, उसके पास इतनी लैंड है, तो ये अब इसको ही बिलोंग करेगी, इसके राइट्स इसके पास सिक्योर है, कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बी का अलग है, सी का अलग है एंड सो ऑन। फिर साथ ही साथ जो रेवेन्यू पेमेंट करना है, जो रेवेन्यू डिमांड है ब्रिटिश की, इसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया कि ठीक है हम आपसे, अगर आप 100 ग्रो करते हो तो हम आपसे 10 ही लेंगे, अगर आप 200 भी ग्रो करोगे तो वी विल ओनली टेक 10, क्योंकि इनको लगा कि हम अगर इतना ही डिमांड में अगर लेंगे, वैसे एग्जांपल तो लेते तो ज़्यादा थे ये, बट ब्रिटिश को क्या लगा कि हम अगर फिक्स कर देंगे
तो वैसे भी ये लोग ज़्यादा तो ग्रो करेंगे नहीं, तो इनको ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे, तो हमारा रेवेन्यू फिक्स रहेगा। और इन लोगों से अगर इन्होंने 50 भी ग्रो किया है तो भी ये हमको 10 देंगे, 100 ग्रो किया है जो तो भी ये 10 देंगे। और ब्रिटिश वर क्या कहते हैं, श्योर कि ये 100 कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब इनकी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ऑफिशियल्स को लगा कि जब अगर वो इस तरीके का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में, लोगों को प्रमोट करेंगे कि आप एग्रीकल्चर करो, तो इससे क्या होगा कि इससे इमर्जेंस ऑफ द क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो ह्यूमन फार्मर्स कौन से थे? स्मॉल फार्मर्स इन ब्रिटिश पार्ट हु वर्कड ऑन हिज लैंड, ठीक है, जो अपनी ज़मीन पर काम करते, छोटे स्मॉल फार्मर्स की बात करोगे, जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है, छोटी कम ज़मीन होती है, इस तरीके के फार्मर्स का ग्रोथ होगी, रिच लैंड ओनर्स की भी ग्रोथ होगी, और इन दोनों की ग्रोथ के साथ ब्रिटिश रेवेन्यू भी ग्रो करेगा। ये इनका पर्सपेक्टिव था, ठीक है। और साथ ही साथ इनको लगा कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनको डेवलप करेंगे, तो ये लोग भी जो है ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, क्योंकि इनको हमेशा से एक पॉइंट था कि हमको इंडियंस को ऐसे डेवलप करना है सो दैट दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। तो ये हेल्प करते थे, दिखाते थे कि हम हेल्प आपकी कर रहे हैं, बट इनका पर्सपेक्टिव होता था अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, साथ ही साथ अपने लिए लॉयल लोगों को बनाना, लॉयल सब्जेक्ट्स को डेवलप करना। क्योंकि आप होता है ना कि जब आप किसी को ज़्यादा पैम्पर करते हो, ज़्यादा उसकी हेल्प करते हो, तो वो सोचेगा कि अरे यार ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, लेट्स हेल्प देम, उसके प्रति लॉयल रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो सिमिलर लाइंस पर ब्रिटिश ने भी सोचा। बट प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम जब आपकी यहाँ पर आएगी कि अब हम कैसे फिक्स करें कि कौन हमारे रेवेन्यू को फिक्स रखेगा, कौन इन सब चीज़ों की देखभाल करेगा। देखो होता क्या है कि हर जगह पर दे वर नॉट अवेलेबल, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स अगर वो डिप्लॉय करेंगे तो लोग वहाँ पर नहीं सुनेंगे। यू रिक्वायर सम लोकल पीपल जिनकी लोग बात सुनते हों, है ना। आपने चीज़ देखी है कि हर जगह पर ब्रिटिश ने अपने लोग लगाए थे, बट फॉर कंसल्टेशन, फॉर ओवरलुकिंग, चीज़ों को देखने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बट लोकल लोगों पर जिसका रूल चलेगा, लोकल लोग जिसकी बात सुनेंगे, दैट हैज़ टू बी द पर्सन जो उस एरिया को बिलोंग करता हो, वहाँ का कोई ज़मींदार हो, वहाँ का कोई बड़ा हो। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी डिबेट के बाद दे डिसाइडेड कि परमानेंट सेटलमेंट में हम लोग राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ जो बंगाल हैं, ज़मींदार और तालुकदार ऑफ जो बंगाल हैं, अलग अलग रीजन को कंट्रोल करते हैं, इनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए अंडर परमानेंट सेटलमेंट कि अब ये लोग क्या करेंगे, ज़मींदार हो जाएंगे और इनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा जो फिक्स किया गया है, ठीक है। रेवेन्यू इनको पे करना पड़ेगा जो फिक्स किया गया है, और ये लोग अपनी लैंड कंट्रोल करेंगे, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, इनके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड नाउ दे विल बी दी सर्वे सर्वा, जिसको कहते हैं ना, ऑल माइटी वहाँ पर हो जाएगा। ऑल माइटी जो होंगे अपने रीजन के यही होंगे, यही लोग ब्रिटिश को रेवेन्यू दे के देंगे। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश को ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ेगा, लोकल पॉपुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ब्रिटिश का डायरेक्टली, और साथ ही साथ इनका रेवेन्यू भी इनको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि कई सारे ज़मींदार होते हैं, तो ज़मींदार का जो टर्म की डेफिनेशन यहाँ पर इन लोगों ने बोली। अब ज़मींदार का मतलब जो जिसके पास ज़मीन हो, बट आप यहाँ पर देखो, ज़मींदार वॉज अ नॉट लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। तो अगर आप इस डेफिनेशन पर देखो, जो क्योंकि डेफिनेशन का मतलब, एक्चुअल डेफिनेशन तो ज़मींदार का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन है, बट जो ब्रिटिश ने उनको जो रोल दिया था, दैट इज़ कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इसके हिसाब से क्या हो गया, वो लोग रेवेन्यू कलेक्टर के डेफिनेशन में आ गए। तो आपको इस चीज़ समझनी है बस कि ब्रिटिश ने ज़मींदार को रोल दिया था रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कई बार ज़मींदार के पास 400 गांव, 500 गांव, इस तरीके के इतने ज़्यादा भी गांव होते थे। जो जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ज़मींदार होगा उसके पास उतने ज़्यादा विलेजेस होंगे उसके अंडर कंट्रोल में, ठीक है। तो एक तरीके से कंपनी ने क्या किया कि हर विलेजेस से उनको सर्वे किया कि किस तरीके की लैंड किस विलेज में है और ज़मींदार के अंदर कितने विलेज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर ज़मींदार का रेवेन्यू फिक्स कर दिया। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू ज़मींदार्स, इनकी अंदर है 100, ठीक है, इनके अंदर है 200। अब इनके 200 में इनके 50 ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, बाकी 150 नॉर्मल हैं, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जनरेट होगा रेवेन्यू। इनके 100 के 100 बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हो सकता है कि बी के पास गांव ज़्यादा हो बट ये रेवेन्यू ए ज़्यादा देता हो, क्योंकि इट विल ऑल डिपेंड कि लैंड का जो सर्वे किया है ब्रिटिश ने
उसमें क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि इनको भी पता था कि अगर हम सर्वे नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके का रेवेन्यू कितनी लैंड से लेना है ना। मान लो इन्होंने 100 फिक्स कर दिया कि आप 100 रुपये पर मंथ दोगे इस लैंड से। अब पता चला उस लैंड में जो फर्टिलिटी है वो अच्छी है और उससे जनरेट हो रहा है रेवेन्यू 1000 का, तो ब्रिटिश तो लॉस में आ जाएंगे। तो ब्रिटिश ने बहुत दिमाग चलाया कि हमको चीज़ें क्या करनी है, हमको ये करना है, चीज़ों को फिक्स करना है, सर्वे करना है, फिर हमको अब रेवेन्यू कलेक्ट करते रहना है ज़मींदार से, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ज़मींदार क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे डिफरेंट विलेजेस से, फिर कंपनी को रेवेन्यू पे करते थे और जो डिफरेंस होता था उसकी इनकम में वो अपने पास रख लेते थे, ठीक है। कि मतलब हाँ 1000 रुपीज़ पर मंथ अगर जनरेट हुआ है रेवेन्यू और ब्रिटिश ने इनका 500 फिक्स कर रखा है, तो ये 500 अपने पास रखेंगे, ठीक है। डिफरेंस ज़मींदार, अगर 1500 जनरेट हुआ है रेवेन्यू और 500 ही फिक्स्ड है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, जो एक बार फिक्स कर दिया गया था वो वही लेते थे, भले ही इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। तो जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है 1000 का, तो 1000 ज़मींदार अपने पास रखेगा। अब इसी जगह पर अगर आप देखो कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है 800 पर मंथ, तो ब्रिटिश का फिर भी 500 फिक्स है, देन डिफरेंस विल बी 300, ये अपने पास ज़मींदार रखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन वाई ज़मींदार अच्छा, इसके पहले अगर कोई ज़मींदार पेमेंट नहीं कर पाता था तो आपको पता है उसकी स्टेट्स को ऑक्शन ऑफ कर दिया जाता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्यों ज़मींदार पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करते थे। द बेस्ट इसमें यहाँ पर चीज़ें आप पॉइंट वाइज समझो कि ज़मींदार का डिफ़ॉल्ट करने का रीज़न क्या था। सबसे पहला तो ये था कि जो कंपनी ने फ़िक्स रेवेन्यू डिमांड किया था ज़मींदार से, तो उनको लगा कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी फॉर ज़मींदार की, एक फ़िक्स्ड पेमेंट हमको देनी है, हमको हर बार बार उनको अपडेट नहीं करवाना है कि इस साल 10% देना है, अगले साल 20% देना है, द रेवेन्यू इज़ फिक्स्ड। तो उससे क्या होगा कि एक उनको भी माइंड में रिलैक्स रहेंगे, दे विल हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ हमारी एक बार पेमेंट फिक्स है तो वो फिक्स है, तो हमको इसके ऊपर ही जनरेट करना है चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कई बार क्या होता था ज़मींदार पेमेंट कर नहीं पाते थे और रेगुलरली पेमेंट नहीं हो पाती थी, तो कई बार अनपेड बैलेंसेस कई सारे इकट्ठा हो गए और वो अक्यूमुलेट होते चले गए कि 100 को हो गया, 100 करते करते वो 1000 हो गया बैलेंस, 1000 करते करते वो 10,000 हो गया बैलेंस, इस तरीके से चीज़ें अक्यूमुलेट होती जाती थी। अब इसके कई सारे रीजंस थे। सबसे पहले आप रीज़न देखोगे द फर्स्ट वॉज डिमांड बहुत हाई थी, हाई डिमांड, जो सबसे पहला रीज़न होगा दैट विल बी हाई डिमांड, है ना। अगर हम यहाँ रीजंस लिख लें तो इसमें आप देखोगे कि द फर्स्ट वॉज हाई डिमांड। अब हाई डिमांड का मतलब कि ब्रिटिश ने क्या किया था, उन्होंने पहले ही डिमांड इतनी ज़्यादा फिक्स कर दी थी कि ज़मींदार को लगता था कि यार अब ये जो है इतनी ज़्यादा डिमांड हाई है, हम कैसे इसको पेमेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू पे दिस, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे 1000 रुपीज़ है, 1000 में से 600, अब 1000 रुपीज़ है कहने को, बट एक्चुअल में तो चीज़ें हो रही हैं 600 500 फिक्स कर दिया है, और अगर 600 ही हो रहा है तो आप देखो कि डिमांड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाई है ना। तो आप कैसे पेमेंट करोगे, इसकी वजह से क्या रीज़न दिया गया, जब ज़मींदार ने अपनी बात रखी तो ब्रिटिश ने कहा कि ब्रिटिश को लगा, मतलब बात एज सच नहीं रखी गई, बट एक वहाँ पर होता है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसमें ब्रिटिश ने कहा कि हमने हाई डिमांड इसीलिए रखी है बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर को, तो ओवर द टाइम जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो ये डिमांड है ये कम हो जाए, डिमांड एज इट इज़ रहेगी, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, तो फिर आपको चीज़ें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका अभी 600 प्रोडक्शन हो रहा है और हमने 500 डिमांड रखी है रेवेन्यू की, ठीक है, 600 रुपीज़ प्रोडक्शन है, 500 रुपीज़ डिमांड रखी है, तो ओवर द टाइम क्या होगा, डेवलपमेंट के थ्रू ये चीज़ें 1000 बन जाएंगी, 1500 बन जाएंगी, 2000 बन जाएंगी, और तब भी रेवेन्यू कितना डिमांडेड रहेगा, 500 तब भी रहेगा, 500 1500 में भी रहेगा, 500 2000 में भी रहेगा। तो उनका कहना था कि डिमांड बढ़ती जाएगी, डेवलपमेंट होता जाएगा, तो इनिशियली डिमांड ज़्यादा लग सकती है बट बाद में डिमांड ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। फिर सेकंड आप देखते हो, सेकंड क्या था कि जो हाई डिमांड इम्पोज की गई थी 1790s में, उस समय पर एग्रीकल्चरल प्राइसेस वर रिड्यूस्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर प्राइसेस की आप बात करो, प्रोड्यूस वॉज लो, है ना, या फिर डिप्रेस्ड प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि प्रोड्यूस वॉज लो, तो प्रोड्यूस वॉज लो से क्या होता है कि भाई डिमांड इतनी ज़्यादा है, अब प्रोड्यूस इतना हो ही नहीं रहा है कि हम डिमांड मीट कर पाएँ रेवेन्यू की,
अगर 500 डिमांड किया गया है और प्रोडक्शन ही 300 हो रहा है, तो हाउ आर वी गोइंग टू पे एडिशनल 200, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि 1790s में जब इंट्रोडक्शन किया गया 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। तो 1793 में जब इसका इंट्रोडक्शन होता है तो उस टाइम में 1790s में प्रोडक्शन बहुत लो था, तो कैसे ये लोग पेमेंट करते भाई। अगर आपके पास 10 लाख का लोन है और आपकी इनकम जो है 10 लाख का लोन है, आपके पास पैसे ही 8 लाख हैं, तो आप 2 लाख कहाँ से एक्स्ट्रा दोगे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर पॉइंट में आई। तो ज़मींदार ने कहा कि जब हम रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम पेमेंट कैसे करेंगे। तीसरी बात, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। इनवेरिएबल का मतलब हो गया कि रेवेन्यू चेंज होता ही नहीं था। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी रेवेन्यू वही है, प्रोडक्शन कम है तो भी रेवेन्यू वही है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं किया गया था। जैसे मैंने आपसे कहा ना, प्रोडक्शन 300 का हुआ है तभी भी रेवेन्यू 500 ही है। ब्रिटिश ने जो है 500 ही डिमांड करना है, दे विल डिमांड 500 ओनली, क्योंकि उनको कहा कि हमारा फिक्स है। अब आपका 300 हो तो भी 500 दीजिए, 1000 हो तो भी 500 दीजिए, हमको 500 ही चाहिए। तो जब ये फिक्स होता है, इनवेरिएबल होगा डिमांड ऑफ रेवेन्यू, तो आप देखोगे कि पेमेंट कैसे होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ इसमें था एक सनसेट लॉ का मतलब होता है एक फ़िक्स डेट कर दी, मान लेते हैं कि 14 नवंबर फिक्स कर दिया, 14 नवंबर के सनसेट के तक अगर पेमेंट नहीं आता है किसी का, जो भी जिसका भी ज़मींदार का फिक्स किया, तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें थी कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रेवेन्यू ही नहीं मीट हो रहा है, तो हम डिमांड कैसे उनको पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ प्रॉब्लम करती थी। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो पावर थी ज़मींदार की वो लिमिट कर दी गई थी कि आपको जो प्रोडक्शन करेगा, लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार्स। अब आपको एक चीज़ लग रही हुई कि पावर ज़मींदार की लिमिट करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात आप समझिए, अगर कोई चीज़ को रूल करना है, प्रॉपर करना है, तो यू नीड सम काइंड ऑफ पावर। मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाए कि आप दूसरे को हर्ट करो, चीज़ें करो, बट आपको एक अगर सेंस ऑफ रूल और इस्टेब्लिश करना है तो यू नीड सम पावर। जैसे एग्जाम्पल, स्कूल में अगर क्लास टीचर है, अगर क्लास टीचर के पास पावर होगी कि हाँ वो किसी बच्चा कोई क्लास में बदमाशी कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, देन दैट टीचर कैन थ्रो दैट किड आउट ऑफ द क्लास, या उसको पनिश कर सकता है। और उसको पता है इसके लिए कोई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स उसको नहीं कुछ कहेंगे, तो टीचर वो जो है काम अपना अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बदमाश बच्चे होते हैं वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और जैसे ही उनको आप क्लास के बाहर करो या कुछ करो तो सीधे तुरंत टीचर को नीचे बुला जाता है, रादर देन कॉलिंग किड। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते भी हो, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो सिमिलर लाइंस पर आप जब देखते हो कि ज़मींदार के पास पावर्स नहीं होंगी लोगों से रेवेन्यू लेने की, तो हाउ आर दे गोइंग टू पे रेवेन्यू, वाई दे आर गोइंग टू पे रेवेन्यू, जब उनको डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, है ना। इस तरीके की चीज़ें थी। तो जब पावर्स नहीं होंगी तो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पावर ना देने का रीज़न भी क्या था, पावर ना देने का रीज़न ब्रिटिश का ये था कि उनको कोई बेनिफिट नहीं सोचना था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन पर ज़मींदार कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या फिर अनऑथराइज्ड पावर यूज़ करते हैं, वो किसी का बेनिफिट नहीं सोचने के लिए, बट रादर देन प्रोटेक्टिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट्स, है ना, अपने खुद के इंटरेस्ट उनको बचाने थे, कंपनी को, ब्रिटिश को। तो आप देखोगे कि उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट करने का सेंस यही था कि उनकी अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकें, उनकी पावर को कंट्रोल कर सकें, उनकी ऑटोनॉमी को उस रीजन में जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ को वो कंट्रोल करते हैं, उसको प्रॉपर पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, ताकि ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए ज़मींदार और लोगों के साथ मिलके रिबेलियन ना करें। ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर आप देखोगे कि ज़मींदार के जो ट्रूप्स थे उनको हटा दिया गया, है ना। ज़मींदार के जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी, वो लोग आर्मी काइंड ऑफ जो पुलिस मेंटेन करते थे, कस्टम्स ड्यूटीज़ एबॉलिश कर दी, कचहरीज जो उनके थे, कचहरी जिसको कहते हैं आप हिंदी में कचहरी, है ना, दैट इज़ कि ज़मींदार यहाँ पर क्या करते थे कि डिसीजन लेते थे। गांव में कोई काम हो गया, गांव में कोई डिसीजन लेना है, तो ज़मींदार के पास लोग आते थे कि आप डिसीजन लीजिए। जैसे आपने देखा सूर्यवंशम मूवी अगर आपको पता हो, सूर्यवंशम में आप देखते हो ना कि ठाकुर भानु प्रताप के पास सब जाते हैं, तो सिमिलर लाइंस पर चीज़ें वहाँ पर भी होती थी। तो ज़मींदार के पास
उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो ज़मींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। जो वहाँ का लोकल सिस्टम था उसको डिसबैंड कर दिया ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश का पर्पज़ ये था कि इनके पास ज़्यादा पावर्स ना आ जाएं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश। ठीक है। फिर जब आप देखते हो कि जब ज़मींदार कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है, तो तुरंत ही उसकी ज़मींदारी को छीन लेते हैं, तुरंत चीज़ें करते हैं, ताकि स्विफ्ट एक्शन के साथ ये होगा, हम दूसरों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा पाएंगे, दैट मीन्स कि दूसरे तुरंत डर जाएंगे, दे विल बी अंडर अस, अंडर आर पावर, सबड्यू हो जाएंगे कि हमको इस तरीके का काम नहीं करना, ताकि हमारी ज़मींदारी ना जाए, है ना। फिर अब रेंट कलेक्शन कैसे होता था। रेंट कलेक्शन आप देखोगे कि रेंट कलेक्शन के टाइम पर ऑफिसर ऑफ द ज़मींदार, अमला, ठीक है, अमला, ये जाता था गांव-गांव रेंट कलेक्ट करने। ठीक है, ज़मींदार तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, वो किसी अपने सर्वेंट को या एजेंट को भेजेगा, एंड दिस पर्सन वाज नोन एज अमला हु केम अराउंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन द विलेज। फिर आप देखोगे कि समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ द ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द र्योथ। तो अब कई बार सिंपल सी बात है, अगर हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, लो प्राइस है ना, प्राइस भी लो हो रहे हैं, तो उनको बेचने पर भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से वो पेमेंट करेगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा। और कई बार डेलिबरेटली भी ये लोग पेमेंट रोकते थे ज़मींदार को देने के लिए कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, डेलिबरेशन के साथ, कि अगर नहीं होगा, नहीं लेगा तो ठीक है हम बच जाएंगे, अदरवाइज़ लेगा तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरीके की चीज़ें लोग करते थे। ठीक है, रिच रियोट्स एंड विलेज हेडमैन, जोतदार एंड मंडल वर ओनली टू हैप्पी टू सी द ज़मींदार इन ट्रबल। तो इससे क्या होता था, डिलेड पेमेंट का रीज़न एक और क्या था कि जो गांव के, जैसे आपने देखा कि ज़मींदार के पास ये रीजन है पूरा, ये ज़मींदार के पास रीजन है, ए ज़मींदार के पास, अब इसमें भी कई सारे पॉकेट्स होंगे ना, कई सारे विलेजेस होंगे। इन पर्टिकुलर विलेजेस में भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा जो वहाँ का विलेज हेडमैन होगा, या फिर जो जोतदार होगा, जो बड़ा, जिसके पास वहाँ पर ज़मीन होगी। तो आप देखोगे कि जोतदार और मंडल, जोतदार है ना, जो खेत जोतते थे, खेत को प्लाउ करते थे, तो आप देखोगे कि ये लोग डेलिबरेटली भी पेमेंट रुकवाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर हम पेमेंट रुकवाएंगे तो ज़मींदार के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रिटिश उनके ऊपर तुरंत रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और तुरंत उनकी एस्टेट्स को ऑक्शन ऑफ कर देंगे। तो जानबूझकर भी करते थे, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट पे होते थे विलेज हेडमैन एंड ज़मींदार जो ऊपर होते थे। इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। तो ज़मींदार्स कुड प्रोसिक्यूट डिफ़ॉल्टर्स बाय द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। तो इस तरीके से क्या होता था, ज़मींदार अपनी पावर प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं कर पाता था, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो ज़मींदार अपने लोगों को भेजेगा, उसको बुलाएगा, फिर करेगा चीज़ें, लोगों के सामने बात रखी जाएंगी, डिस्कस होगा। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। तो उससे क्या होता था कि जो इफ़ेक्टिवनेस थी ना, पावर को जो इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का सिंपल सा सल्यूशन हो सकता था, वो चीज़ काफ़ी खिंच जाती थी, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो फिर आपको पता है कि जब वो चीज़ें लॉन्ग ड्रॉन हो जाती हैं तो उसी में टाइम कंज्यूम होता है और रिज़ल्ट कोई प्रॉपर नहीं निकलता है। तो इन सब का पर्पस क्या था, ज़मींदार को प्रॉब्लम देना, ताकि ऊपर से ब्रिटिश जब उससे रेवेन्यू मांगे तो वो जब रेवेन्यू ना दे पाए तो उसको प्रॉब्लम मिलेगी कि उसकी एस्टेट्स को ऑप्शन ऑफ किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे द राइज ऑफ द जोतदार। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थैंक यू। और आपको अगर कोई इशू है, कुछ है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो उसको मैं चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में टिकअप कर लूँगा। थैंक यू।